हेलो, तो आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता है ना। तो देखो, विद्युत क्षेत्र अपन को पता है, जहां आवेश होगा वहां विद्युत क्षेत्र होगा। कहाँ होगा? जहां आवेश होगा, है ना। एक आवेश होता है, क्यों कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक माना जाता है? इसकी एक सीमा होती है। सीमा, उस सीमा को देखो, ऐसे इसका विद्युत क्षेत्र, ऐसे 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 ये विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है। क्यू चार्ज से, क्यू एक बिंदु चार्ज है, इससे पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ अपन विद्युत क्षेत्र मापने के लिए अपन को क्या लगना होगा? अनंत से, इन्फिनाइट से अपन लाएंगे एक परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एक टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट, CHARG। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज जिसकी प्रकृति होती है पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव प्रकृति होती है, पर इसका परिमाण यानी इस चार्ज का ये बहुत हल्का होता है, बिल्कुल नगण्य। कैसा होता है? नगण्य। नगण्य आवेश होता है, बिल्कुल एकांक आवेश माना जाता है इस पर। क्या? एकांक आवेश। एकांक आवेश, एकांक आवेश होता है इस पर। क्यू चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसके अपन को इसकी वैल्यू पता होती है। मेन तो बात यह है, क्या पता होती है इसकी वैल्यू? इसका खुद का विद्युत क्षेत्र, इसके खुद का जो विद्युत क्षेत्र होता है, खुद का विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है। नगण्य मतलब इसे जीरो माना जाता है, खुद के विद्युत क्षेत्र। अगर इसका विद्युत क्षेत्र हुआ तो यहाँ रिपल्सन या अट्रैक्शन हो जाएगा, जो कि दिक्कत कर देगा भाई अपन को इसका विद्युत क्षेत्र नापना है। तो अगर देखो, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र हुआ इतना इसका विद्युत क्षेत्र हुआ इस टेस्ट चार्ज का, तो यहाँ आते ही इसमें यही बल महसूस होने लग जाएगा, इतनी दूरी पर ही। तो वो नहीं होता। इस टेस्ट चार्ज को लाया जाता है जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, है ना। अब इसको मैं पी बिंदु पर लाता हूँ। जैसे मैं इसको लाऊंगा तो यहाँ इसके, जैसे ये विद्युत इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा, तो इस पर विद्युत बल लगना शुरू हो जाता है। कूलम्ब बल लगना शुरू हो जाता है ना। कूलम्ब बल लगना शुरू हो जाता है। जब इसे मैं पी बिंदु तक लाऊंगा तो उसे उसमें लाने में किया गया कार्य क्या होगा? विभव के बराबर होगा। अगर मैं इसको पी से ये क्यू बिंदु तक घुमाऊं तो इसे घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये सब जो अपन पढ़ चुके हैं कि टेस्ट चार्ज को अनंत से एक पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिस्थापित करने या ले जाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये अपन सब कुछ जानते हैं, अपन ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ चुके हैं। अब देखो, मैं इसे पी बिंदु पर ला रहा हूँ, तो क्यू आवेश, यानी क्यू आवेश को मैं इसके एंटर में लेके आया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पी बिंदु पर क्यू के कारण लगेगी आर दूरी पर, किस पर? आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखेंगे, वो है एफ वाई क्यू। ऐसे ही ग्रेविटेशनल की फील्ड होती थी, ई बराबर एफ वाई एम। एफ था जी एम एम, छोटा एम, है ना, बटे ये छोटा एम, एम से हम कर देता था। एफ क्या होता था? जी एम एम अपन आर स्क्वायर। तो ई बराबर उसकी थी जी एम अपन आर स्क्वायर। जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड थी वो समान बराबर थी किसके भाई? उसके आर दूरी पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर वो समान थी जी के बराबर। जी बराबर ई था। इसका इन दोनों का परिमाण बराबर था। वो अपने ग्रेविटेशन में देखा था, है ना। लेकिन यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? ये देखो, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन अंतर क्या है? मेन अंतर यह है कि जो द्रव्यमान होता है उनमें हमेशा फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, लेकिन इसमें आवेशों पर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लगता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह के बल लग जाते हैं। किस पर? इस पर, विद्युत क्षेत्र पर, है ना। यहाँ अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण दोनों तरह का बल लगता है। मतलब कोई बल तो ऐसा होगा जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, कोई बल ऐसा होगा जो एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम चार्ज का वाला बल एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही अंतर है, मेन अंतर, है ना। तो अब जो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्र, ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बराबर एफ
बाई क्यू। अब इन देखो एक क्यू आवेश है, इससे पी दूरी पर, पी बिंदु पर टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट, और इनके मध्य की दूरी आर है, तो इनके मध्य जो कूलम्ब बल होगा वो क्या होगा, एफ बराबर के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पे, एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र। एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आवेश कौन सा है, टेस्ट चार्ज है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पर तो आवेश वो देख रहे हैं अपन बल, है ना, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र होगा कि क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इनटू में क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कि क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वह आवेश है जिसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। ऐसे ही ई बराबर ग्रेविटेशनल होता था जी एम बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एम वह द्रव्यमान होता था जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण फील्ड आ रही थी। जैसे ये पृथ्वी का द्रव्यमान एम है, इसकी त्रिज्या आर है, इस बिंदु पर पी बिंदु पर ले रहे थे आर दूरी पर, तो इसके कारण था ये आर दूरी पर यहाँ लेके आए तो इसकी दूरी ये हो जाती, अंदर लेके जाएंगे तो अंदर अंदर का तो चेंज हो जाता है भाई। अंदर की ग्रेविटेशनल फील्ड का मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर तुम्हें याद हो तो बताना मुझे, एक बार देख के आना कि अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था अंदर, है ना। तो अब देखो ये हो गया, अब इसकी विमा नहीं निकाल सकते अपन, ई बराबर क्या है, के क्यू भाई आर स्क्वायर। विमा नहीं निकाली जा सकती, इससे विमा मत निकालना, ई की विमा निकालो एफ बाई क्यू से। एफ की एफ होता है न्यूटन, ये होता है कूलम्ब, न्यूटन बाई कूलम्ब। न्यूटन की विमा होती है m1l1t-2 और कूलम्ब की होती है a1t a1t1 आ जाएगी विमा भाई, आ जाएगी नहीं, विमा ही तो आई है, विमा लिख दी। अब देखो बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अभी तो निकाला है मैंने, ये रहा बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया ना। अब देखो क्यू आवेश है कोई बिंदु चार्ज, इससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीखते हैं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो सीख लिया अपन ने, क्या था ये क्यू नॉट चार्ज था ना, क्यू नॉट लो या क्यू लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ बराबर कि क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो बल हो गया, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई बराबर एफ बाई किस पर निकाल रहे हैं, इस क्यू पर निकाल रहे हैं, तो क्यू तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू से क्यू कट जाएगा ना, तो ई आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, है ना। इसको टीएमआर कर लेना है भाई, रट लेना है ना, रट लेना, क्या दिमाग में बैठा लेना है। अब समझो एक पॉजिटिव चार्ज है बिंदु चार्ज, इससे पी बिंदु पर आवेश ला रहे हैं अपन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा धनावेशित होता है, तो इन दोनों में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल होगा। कैसा बल होगा भाई, प्रतिकर्षण का बल होगा। तो ये जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रतिकर्षण की दिखती है, इधर इधर, ठीक है, बाहर की तरफ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, और एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पी बिंदु पर अंदर की तरफ होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है, किसकी बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है पॉजिटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज अगर एक बिंदु चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ओर, मतलब क्यू आवेश अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, बाहर की तरफ चलता हुआ, ई ई ई, है ना। और इतने में ही एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, इसकी तरफ आता हुआ। ये इसके विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, सदिश राशि। तो ये अपन ने निकालना सीखा बिंदु चार्ज के कारण, है ना, निकालना सीख लिया। तो अब देखो देखो जैसे अपने ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच ग्राफ बनाया था, वही सेम ग्राफ यहीं आएंगे, ई और आर के ग्राफ। यहाँ देखो ई का फॉर्मूला क्या है, ई बराबर है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, ई डिपेंडेबल है 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा, एक अपन अभी आवेश देख रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण जो ग्राफ बनेगा खुद की, तो वो ग्राफ बनेगा ऐसा, कैसा, ऐसा, कैसा,
ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के साथ साथ घटेगी व्युत्क्रमानुपाती में। ठीक है, अब समझो, अब समझो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण हो। अब समझो पॉजिटिव चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होती है, दूरी की तरफ होती है, मतलब बढ़ती है दूरी की तरफ। किधर? दूरी की तरफ समझ गए, है ना? है ना? अब देखो एक बात समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। इधर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर मैं दूरी आगे जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, दूरी दूरी बढ़ती जा रही है, इधर 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 दूरी बढ़ती जा रही है और ई घटती जा रही है। अगर इसकी क्रिया देखा कि इधर की तरफ जाए तो इधर की तरफ भी दूरी दूरी क्या है, दूरी बढ़ती जा रही है ना, नेगेटिव दिशा में। अपन एक्स अक्ष पर रखें यहाँ, तो देखो इधर एक्स अक्ष पर पॉजिटिव दिशा में दूरी बढ़ाऊं मैं, ये आर है और ये आर माइनस है, ये ई प्लस में है, ये ई माइनस में है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के आगे जाता हूँ, आगे जाता हूँ, आगे दूरी बढ़ती है और ई घटता है, तो आगे दूरी बढ़ रही है और किस तरह घट रहा है, ई समानुपाती 1/r² के, है ना? तो ई समानुपाती 1/r² का ग्राफ कैसे बनेगा, आगे की तरफ का ये बनता है, ये वाला वाला, ठीक है, आगे की तरफ का, यानी ऊपर चलते हैं तो, ऊपर चलते हैं तो ये, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पीछे जाए, अपन पीछे जाते हैं तो ऐसा बनता है इसका, यानी पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ आता है, खाने देखो 1 2 3 4 होता है ना, 1 और 3 में 1 3 खाने में आता है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, देखो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, क्या आती है, अंदर की तरफ। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, नेगेटिव चार्ज का ग्राफ कैसे बनेगा, अंदर की तरफ आएगी, दूरी के साथ घटेगी लेकिन अंदर की तरफ, क्या आएगी, अंदर की तरफ। तो देखो नेगेटिव चार्ज है, मैं इस जगह पे बल देखूं, इस जगह पे जो बल देखूं, ये दूरी क्या है, एफ, तो बल की डायरेक्शन किधर होगी, इस जगह पे इधर, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अरे तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा शायद ये, है ना? और इधर रखूं तो फोर्स अंदर की तरफ इधर लगेगा, समझ में आ रही है बात? तो इसका इसका आधार है ना, इसका ग्राफ किधर बनेगा, आगे, आगे की तरफ इधर बढ़ेगा, इधर जाने पर ये बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाने पर ये घट रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दिशा में। इसका ऐसे बनता है। अभी कैसे बन रहा है तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना, इसको समझाने के लिए मुझे कुछ शुरू करना पड़ेगा। रुको मैं देखता हूँ, 1 मिनट बस। देखो अब मैं समझाता हूँ अच्छे से, मेरी बात समझो। मैंने ग्राफ के लिए ये लाइनें खींची, ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज का, किसका, पॉजिटिव चार्ज का। तो ये एक्स अक्ष है, इस पर दूरी बढ़ती है, ये वाई अक्ष है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। ई बराबर फॉर्मूला है कि Q/r², ई आर ई बढ़ेगा तो r² घटेगा, मतलब r² बढ़ेगा तो ई घटेगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ, क्या होती है, बाहर की तरफ। ये बात समझ आई? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ। और इस पी बिंदु पर आर है, आर ये तो दूरी है ना, ये क्या है, दूरी। इधर देखी जाए तो इस पी बिंदु पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, किधर, बाहर की तरफ। अब दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, समझो। ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, अपन को पता है ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। कारण क्या है कि दूरी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, यहाँ आर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे नीचे आ रही है, आ रही है ना नीचे। समझ आ रहा है ना बात, ये ग्राफ समझ आ रहा है ना कि यहाँ देखो दूरी कम थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा थी, यहाँ दूरी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, इधर दूरी घटी, इधर इधर और इधर कटे गए, इधर एक जगह पे आके फिक्स हो गई और यहाँ आके ऐसे ही जुड़ जाएगा, अनंत पर जीरो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो
ऐसे। अब समझो, अब मैं इधर से देखो इस ग्राफ को कैसे बनाऊं, पॉजिटिव चार्ज के कारण देखो कैसे बनाऊं। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाता हूं, थोड़ा सपोज करो इस ऐसे बनाया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिरी, दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिरी, पर ये माइनस ई गिरी। माइनस ई का मतलब है डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन खुद की हो रही है, माइनस का मतलब इधर हो गया, तो वो तो होता नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, इस कारण ये बाहर की तरफ बनेगा, ऊपर पॉजिटिव ही आएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव ही आता है, नेगेटिव है। अब देखो मैं दूरी को बढ़ा रहा हूँ नेगेटिव में, किधर बढ़ा रहा हूँ, माइनस आर डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव में बढ़ी तो ओवरऑल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव में बढ़ानी होगी, आर दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में घटानी होगी, इस कारण इसका ये बनता है ना। अब देखो माइनस आई के कारण इस पी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन अंदर होती है, अंदर की तरफ नेगेटिव फील्ड। तो आर पॉजिटिव बढ़ रही है तो ई नेगेटिव में घट रही है, तो नेगेटिव में ऐसे घटती है इधर, क्योंकि ई इधर नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव में ही है, इस कारण इधर आर नेगेटिव में बढ़ रही है, इधर आर नेगेटिव में बढ़ रही है, तो अपन को ई पॉजिटिव में बढ़ाना होता है, इस कारण इसका ग्राफ ऐसे बनता है। समझ आई बात है, अब समझ आ गई होगी, है ना। चलो अब देखो, अब दो पॉजिटिव चार्ज है, ये रखा और ये रखा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अपन को पता है कि इस बिंदु पर मैं अगर यहाँ टेस्ट चार्ज लेके आऊं, टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इस इधर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, बीच में दोनों के, इन दोनों का क्या है, परिमाण बराबर है। अब इसके कारण इस पर बल लगेगा इधर, इसके कारण इस पर बल लगेगा इधर, तो एफ नेट यहाँ जीरो आता है, एफ नेट जीरो आएगा, मतलब ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। अब एफ नेट जीरो है तो ई क्या हो जाएगी, इस जगह पे ई क्या हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव चार्जों के लिए ई क्या हो जाएगी, जीरो। एफ नेट जीरो, तो जीरो में किसी भी चीज का भाग दो जीरो ही आती है। अरे मतलब तुम एक में जीरो का भाग दोगे तो अनंत आएगा, जीरो में कोई भी चीज एक्स वाई जेड का भाग दो जीरो ही आती है, समझे। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, दो पॉजिटिव चार्ज का मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे बीच में तो जीरो करनी है, बीच में तो जीरो करनी है, जीरो यही तो होगी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रही है, इधर पॉजिटिव ई में और इधर नेगेटिव ई में, इधर पॉजिटिव ई में और इधर नेगेटिव है, इधर एक्स पॉजिटिव है ना, इधर एक्स नेगेटिव है, इसका एक्स इधर नेगेटिव है, इसका एक्स इधर पॉजिटिव है, समझ में। अब देखो जैसे जैसे अपन को पता है कि ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा पॉजिटिव का, 1 और 3 में, किधर 1 और 3 में। पर अब मैं, मेरे को देखो यहाँ एफ नेट इस जगह पे जीरो है तो पॉजिटिव करना है, इधर दूरी के साथ साथ दूरी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इसका बल घटता जाएगा तो वो भी ई भी घटेगी, बल घट रहा है तो इधर देखो, इधर लेके आए, इधर लेके जा रहा हूँ दूरी, इधर इधर लेके जा रहा हूँ दूर दूर, तो दोनों दूरी बढ़ने के साथ साथ बल भी बढ़ता जाएगा, तो इसका ग्राफ देखो बनेगा तो ऐसा ही, लेकिन इस पर जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जीरो हो गई और इधर ऐसे ये जाएगा, समझ में आए कैसा बना ये ग्राफ। और इसका इधर बाहर की तरफ तो यही होगा बिल्कुल। अब देखो, अब देखो, अब देखो अगला अगला ग्राफ देखो, दो नेगेटिव आवेशों का, दो नेगेटिव आवेशों का, दो नेगेटिव आवेशों का। देखो अगर मैं इधर एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, इनकी बीच की दूरी के बीच में क्या लेके आता हूँ, क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज में लेके आ गया, क्या आ गया, मैं क्यू नॉट चार्ज लेके आ गया, ठीक है ना। तो देखो क्यू नॉट चार्ज होता है पॉजिटिव, कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, समझो, है ना। दो नेगेटिव चार्जों के बीच की दूरी देख रहे हैं अपन, तो देखो इसके कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इधर, इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, इधर दोनों में मिनिमम होगा बिल्कुल, है ना। लेकिन समझो, लेकिन समझो एक बात को समझो, ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में नहीं काट रही हैं। इधर तो देखो इसके कारण इस पर जो आवेश था इस दिशा में था, बिल्कुल बाहर जा रहा था, इसके कारण इस पर इधर जा रहा था, दोनों पर विपरीत दिशा में बिल्कुल आवेश बाहर लग रहा था। लेकिन यहाँ देखो इसका बल इधर है, इसका बल इधर है, मतलब एक
खुद को खींच रहे हैं, मतलब एक ऐसी बिंदु है इस जगह पे दोनों का बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, मतलब ऐसा बल लग रहा है, ये ऐसे 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 और ये इसका ऐसे ऐसे ऐसे, काट नहीं रहे, इस जगह पे बल बच रहा है कहीं, बल बच रहा है कहीं, है ना। तो इसलिए इनका जो ग्राफ होता है इस जगह पे बल मिनिमम होता है, जीरो नहीं होता है कभी भी इनमें, इनमें जीरो नहीं होता है नेगेटिव चार्ज में। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का प्रतिकर्षण आ जाता है बल का, ये इस बल को इधर खींच रहा है, ये इसको खुद का बल एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो प्रतिकर्षण आ जाता है। तो इनका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है दोनों को लेके, क्योंकि वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अरे यार ये पॉजिटिव और नेगेटिव का है ये शायद, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का है ये। अरे तो नेगेटिव का होना चाहिए ये। अरे यार सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, इस सर ने यार दिमाग खराब कर दिया। ये पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है समझ ही नहीं आ रहा। शिट यार, रुको देखो नेगेटिव का ग्राफ कैसे बनता है। नेगेटिव चार्ज का ग्राफ बनता है फोर्थ और थर्ड में, है ना, 1 2 3 4, 2 और फोर्थ में बनता है ऐसे। और इसका नेगेटिव का चार्ज कैसे बनेगा, इसका खुद का ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, है ना। हाँ तो सही बात है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव का होगा एक दूसरे का। हाँ ये गलत है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का है, थोड़ा गलत पढ़ा दिया यार मैंने, खुद का ही कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, समझो। पॉजिटिव और नेगेटिव का है ये, किसका है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये पॉजिटिव का ग्राफ है, ये नेगेटिव का ग्राफ है। पॉजिटिव का ग्राफ 1/3 में बनता है, इसका ग्राफ 2/4 में बनता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का ग्राफ है, किसका है, पॉजिटिव नेगेटिव का, समझ आई बात है। और जो नीचे का ग्राफ है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव का, ये दोनों ग्राफ ये पॉजिटिव नेगेटिव के ही है। कारण क्या है, देखो पॉजिटिव का ग्राफ यहाँ खत्म होता है, यहीं से इसका शुरू हो जाता है, यहाँ खत्म होता है, यहीं से इसका शुरू हो जाता है ना। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो ये ग्राफ तो हुए कंप्लीट, है ना। ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में होता है अट्रैक्शन यार। अगर देखो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसके कारण इसका प्रतिकर्षण का बल, इसके कारण इसका अट्रैक्शन का बल, इस दोनों पे, इस एफ नेट पर पॉइंट पर बल है बचा हुआ है, तो इसलिए ऊपर है। वो गलत बता दिया मैंने यार खुद नहीं। नेगेटिव नेगेटिव का बल ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये दोनों इसकी जगह इस ऐसे हो जाता है नेगेटिव का, है ना। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं पेंडुलम समस्या। अब क्या देखते हैं अपन, पेंडुलम समस्या। क्या पेंडुलम समस्या क्या होती है कि एक आवेश है, अपन अभी पहले पेंडुलम क्या पढ़ते थे कि एक ऐसे एम द्रव्यमान का कण लटका हुआ है, छोटा पेंडुलम यही था, वो इधर और इधर गति कर रहा है। अब एम द्रव्यमान का कण तो है पर उस पर चार्ज भी है, एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, समझ गए। तो अब अपन चार्ज करेंगे, उसका द्रव्यमान तो है लेकिन वो चार्ज वाला द्रव्यमान है, इसलिए वो पेंडुलम में आ गया। तो अब अपन देखो पेंडुलम पढ़ चुके हैं अपन पहले ही। मान लो ये कण है, ये पेंडुलम ऐसे अल्प, ये ऐसे गति कर रहा है, लेकिन ये थीटा है ना बहुत अल्प है, मतलब पेंडुलम सिर्फ इतना इतना हिल रहा है, इतना इतना, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल। ये थीटा लेस देन 5 है, कितना है, लेस देन 5 डिग्री है, कितना है, लेस देन 5। तो ये थीटा हिल रहा है। तो अब देखो पेंडुलम में क्या है, इस पर खुद का क्यू चार्ज है, इसका खुद का द्रव्यमान है, इधर इसका तनाव बल लग रहा है, इधर इसका नीचे mg लग रहा है, इधर इधर ये तनाव बल लग रहा है, इधर देखो ये थीटा है। तो अपन को देखा जाए तो ये इस पर देखो पेंडुलम लग रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी कुछ प्रतिकर्षण बल। दो पेंडुलम है, ये दोनों आवेश है, एक नहीं है भाई, ये दोनों अलग अलग है ये, है ना। इसके कारण ये दोनों आवेश है, इसके कारण इस पर बल लग रहा है एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, किधर की तरफ, इधर प्रतिकर्षण हो रहा है इनमें, प्रतिकर्षण दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण एफ ई। तो क्यू आवेश के कारण इधर एफ ई लग रहा है, इसको संतुलित करने के लिए इसके घटक बना दो, ये हो गया थीटा, ये थीटा हो गया। कैसे बन गया देखो, जेड जेड बन गया ना,
जेड इसका थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है जेड का, है ना। तो ये थीटा है तो ये क्या है टी कॉस थीटा, है ना। ये क्या है टी साइन थीटा, इतना तो कर देंगे। तो अब देखो टी कॉस थीटा कैसे संतुलित कर रहा है, टी कॉस थीटा संतुलित कर रहा है एम जी को, है ना। और टी साइन थीटा कैसे संतुलित कर रहा है एफ ई को, कर रहा है कि नहीं कर रहा। अरे पेंडुलम समस्या ही तो बता रहा हूं मैं, है ना। देखो टी से तो टी कट गया, नहीं टी से टी नहीं कटा, देखो इन दोनों को बटे में करेंगे तो ये हो जाएगा टी टेन थीटा साइन थीटा है इसका, ये हो जाएगा एफ ई बाई एम जी। तो ये टेन थीटा बराबर ये आ गया इनका ढाल स्लोप, है ना। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर करूं मैं, समीकरण 1 है समीकरण 2 है, ये टी से तो टी कट जाएगा ना, टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी, है ना। टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह से। एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, ये वो, अरे यार देखो ये पेंडुलम कैसा है समझो, ये पेंडुलम ऐसा नहीं है, सादा पेंडुलम नहीं है, क्या है ये सादा पेंडुलम नहीं है, ये पेंडुलम ऐसा है, इसमें देखो एक तो ये छोटा है, एक तो इधर कण है और एक ऐसा ही कण इधर है, ठीक है। दोनों थीटा कोण पर प्रतिकर्षित हुए, किस कारण से, क्या थीटा कोण पर, टू थीटा कोण पर प्रतिकर्षित हुए ऐसे मान लो। तो देखो ये दोनों ऐसे पास में रखे, जैसे ये इन पर क्यू क्यू आवेश आ जाएगा सेम चार्ज का, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, दूर भागेंगे। दूर कैसे भागेंगे, इस एफ ई बल से, इस पर एफ ई लगेगा, इधर एफ ई लगेगा, ठीक है। एक पर निकाल रहा हूँ, इसका द्रव्यमान एम जी है, इस पर देखो ये थीटा लग रहा है, तो इस पर ये वाला, इसकी ये क्या है तनाव बल है, इसके कारण डोरी में रस्सी में तनाव, टेंशन रस्सी है लंबाई की, है ना। तो इस पर टी कॉस थीटा लगेगा, इधर इधर लगेगा टी साइन थीटा। देखो टी साइन थीटा संतुलित कर रहा है एफ ई बल को, टी कॉस थीटा संतुलित कर रहा है किसको, एम जी बल को, है ना। तो देखो इन दोनों को बटे में कर दो, बटे करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा एफ ई बाई एम जी। ये तो आ गया टेन थीटा निकालने का तरीका, यानी थीटा निकालने का तरीका, सीधी बात, है ना। अगर थीटा दे रखा है, थीटा से एफ निकालो एम जी, एफ बराबर क्या है कि क्यू, दोनों सेम आवेशित है तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इनके बीच की दूरी है, ये दूरी कौन सी है, ये दूरी निकालना भी सीखना होगा अपन को, ये दूरी निकालना भी अपन को आना चाहिए, है ना। तो देखो अब इन दोनों बलों को मैं समीकरण संतुलित कर लूं, दोनों बलों का देखो एक समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर कर जोड़ दूं, तो देखो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, पहले इसको जोड़ो, तो देखो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये देखो टी स्क्वायर इधर कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 बराबर एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, टी बराबर आ गया एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का रूट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये टेंशन निकालने का तरीका है, ये थीटा निकालने का तरीका है इसका, ठीक है। इतना तो अपन कर लेंगे ना यार, पेंडुलम समस्या तो आसान है यार, पेंडुलम करना तो आता है अपन को। अब देखो सदिश रूप देख लेते हैं किसका, इसका कूलम्ब बल का। तो कूलम्ब बलों को मैं सदिश के रूप में लिख रहा हूं, तो एकांक सदिश के रूप में लिखते हैं इनको, है ना। तो मान लो एक प्लस चार्ज है और दूसरा प्लस चार्ज है ना। दोनों क्या है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये रखे हैं R दूरी पर, क्या है R दूरी पर रखे हुए हैं। अब अपन को क्या निकालना है, ये अब मैं इसे ले रहा हूं एक अक्ष पर ले लिया, किसमें तल में, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये इससे इसका एकांक सदिश है R1 दूरी पर, ये इसका एकांक सदिश है R2 दूरी पर, ऐसे ही तो लेते हैं वेक्टर, है ना, ऐसे ही तो लिया जाता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का R1 वेक्टर, है ना। तो R का परिमाण लिया जाए, R वेक्टर का परिमाण होता है तो R2 माइनस R1 का परिमाण,
ये आर वेक्टर, वेक्टर में सिखाया नहीं क्या है, मैंने सिखाया है भाई बिल्कुल। अब देखो एफ, ये 1 बल है, ये 2 है, तो F21 क्या होगा, 2 पे 1 के कारण बल। F21 क्या होगा, F21 क्या होगा, यहाँ पर F21 निकालू, इस 2 पर बल निकाल रहा हूं मैं, F21, तो ये होता है F2 पर 1 के कारण बल, ये क्या होगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये बल निकाल लिया। ये परिमाण है सिर्फ बल का, क्या है, परिमाण। अब वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं इसे, देखो परिमाण है तो सदिश क्या होता है, सदिश रूप होता है, सदिश रूप होता है परिमाण, परिमाण इनटू क्या होती है, दिशा, इसकी दिशा लिख दो, इसका सदिश रूप आ जाएगा। अब आर एकांक सदिश लिखना होता है अपन को, एकांक सदिश क्या होती है, इसकी दिशा होती है ना, एकांक सदिश क्या होता है, सदिश रूप लिखें F21 वेक्टर का, तो होता है परिमाण क्या है, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका एकांक सदिश, एकांक सदिश सिर्फ दिशा बताता है, मैंने तुम्हें बताया है, एकांक सदिश क्या बताता है, दिशा, और एकांक सदिश होता क्या है, वेक्टर बाई वेक्टर का परिमाण। अगर वेक्टर का परिमाण का वेक्टर में भाग दे दें तो उसका सिर्फ दिशा दिशा बचती है, ये मैंने तुम्हें वेक्टर में सिखाया है। तो F21 इक्वल टू क्या आ गया, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये परिमाण है, बटे आर वेक्टर बटे आर, ये क्या है, परिमाण, परिमाण को मैं ऐसे न लिख के आर लिख रहा हूँ, तो F21 वेक्टर हो गया कि Q1 Q2 आर वेक्टर बाई आर की पावर क्यूब, ये इसका क्या हो गया, सदिश रूप। ऐसे ही अगर आर लिखना है अपन को, आर लिखना है तो आर का परिमाण होता है इनका योग, किसका, F21 वेक्टर आर होता है कि Q1 Q2 बटे R1 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का परिमाण, और ये आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये क्यूब में क्या होता है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर, ये तो परिमाण है, R2 माइनस R1 के क्यूब बटे R1 माइनस R2, ये दिशा बताएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अपन जैसे लिखे ये F21 का लिखा, अब ऐसे लिखे F75 का लिखो मैं, तो देखो कि Q1 Q2 बाई R7 माइनस R5 का क्यूब बटे R7 वेक्टर माइनस R5 वेक्टर, ऐसे लिखो मैं R93 का, ऐसे वेक्टर बता रहा हूं मैं, वेक्टर F1 तो निकाल लेंगे कि 3 के कारण आवेश, 3 के कारण 9 पर बल, आवेश 5 के कारण 7 पर बल, ऐसे, तो के Q1 नहीं आएगा, Q7 Q5 Q9 Q3 आएगा, R9 माइनस R3 का क्यूब, R9 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ये इसकी दिशा होगी, ये इसका परिमाण हो जाएगा, एकांक वेक्टर सदिश, ऐसे लिखा जाता है। अब क्वेश्चन करके देख लें, क्वेश्चन करके देख लें। देखो एक क्वेश्चन लिखा है, एक आवेश 2 गुलाम, क्या है, 2 गुलाम का आवेश है ना, और उसकी दिशा दे दी 2 3 4 पर है ना, दूसरा आवेश -3 गुलाम, ये दे दिया 3 4 5 पर है, ठीक है, तो 3 गुलाम आवेश पर लगने वाला बल का सदिश रूप लिखो, 3 गुलाम आवेश पर लगने वाले बल का सदिश रूप। अब देखो, अब क्या करना है अपन को, 3 गुलाम आवेश पर बल निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, 3 गुलाम आवेश पर बल। अब अपन को वेक्टर सदिश तो लेना ही पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर सदिश, है ना। तो अब देखो ये 2 गुलाम है, ये 3 गुलाम है, यानी कि आवेश 3 पर निकालना है, तो F वेक्टर लिखेंगे अपन 3 पर 2 के कारण, F बल 3 पर 2 के कारण, ये लिखेंगे तो ये क्या होगा कि Q3 Q2 है ना, बटे R की पावर 3 वेक्टर, R3 माइनस R2 का क्यूब बटे R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो R3 वेक्टर, ये R3 वेक्टर है, ये क्या है, ये एकांक सदिश दिए हुए हैं, देखो ये है 2, 3, 4, ये है
आर, ये है आर, आर टू वेक्टर दिया है, ये आर टू वेक्टर है ना, ये दिया है आर थ्री वेक्टर, क्योंकि जितना बल उतना लिया लिया है ना। तो आर थ्री वेक्टर क्या है, 3,4,5। अब देखो अपन को क्या करना है, इनका तो पहले यहाँ तो परिणाम लेना है, परिमाण, ये तो परिमाण है, ये दिशा है, ये वेक्टर है। तो देखो परिमाण ये क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका परिमाण निकालो, इसका परिमाण निकालो भाई, इसका परिमाण यानी आर थ्री वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर करना है। आर थ्री वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, आर थ्री वेक्टर क्या है, ये इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। किसमें से किसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। देखो घटाओ, देखो आई कैप में से आई कैप घटाओ, 3 में से 2 गया तो, क्योंकि वेक्टर में घटा रहे हैं ना, 3 में से 2 गया तो आई कैप को, और ये क्या है, ये भी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है ना। तो देखो अब पहले आर थ्री माइनस आर टू वेक्टर करते हैं अपन, है ना, वेक्टर का परिमाण करते हैं, परिमाण को घटाएंगे, परिमाणों को, क्योंकि ये परिमाण है, नीचे का तो परिमाण है, परिमाण को घटाओ, 3 में से 2 गया तो 1, इसमें से इस गया तो कितना बचा, 1 प्लस 1 यानी 3 आ गया। ये तो वेक्टर का परिमाण तो 3, और 3 का क्यूब करना है अपन को, क्या करना है, क्यूब। यहाँ तो एफ, देखो और इसको देखो ये वेक्टर में घटाना है, तो देखो 3i कैप में से 2i कैप गया तो 1i कैप है ना, इधर 4i कैप में से 3i कैप 3j कैप गया तो 1j कैप प्लस 1k कैप, मतलब i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये तो आ गई इसकी दिशा, और परिमाण आ गया इसका 3 घटा के, है ना। तो अब F31 वेक्टर 2 बल निकाल रहे हैं अपन वेक्टर में, k की पावर कितनी है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q3 कितना है, माइनस का 3 गुलाम, है ना। हम देखो इसके वेक्टर, इस माइनस को नहीं लिखते हैं कूलम्ब बल में, है ना, लेकिन विद्युत क्षेत्र में माइनस को लिया जाता है। विद्युत क्षेत्र होता है ना, उसमें कूलम्ब क्यों आवेश में विद्युत क्षेत्र में माइनस को लिया जाता है, इसमें नहीं लिया जाता कूलम्ब बल में। कूलम्ब बल में ले भी लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया, इंटू 2, 3 तो 2 बटे अपन को इसका वेक्टर, ये यहाँ पर क्या है, वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पर क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वाला, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आया है ना, और यहाँ आया है परिमाण 3 का क्यूब, ठीक है। तो F32 वेक्टर में आ रहा है 9, देखो 3 दूनी 6, 6 नाम 54, कितना, 6 नाम 54 माइनस का इंटू 10⁹ बटे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अरे यार सॉरी, मैंने रूट क्यों कर दिया इनका, अरे हाँ, इसका परिमाण लेना है, सॉरी, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं घटता है, इनको पहले सदिश रूप में घटाओ, पहले सदिश रूप में घटाया तो ai कैप क्या आया, इसका परिमाण लेना है, इस घटका घटाया है ना, इस आर वेक्टर को आया है, ये आर वेक्टर, इस आर वेक्टर का अपन को परिमाण लेना है यहाँ, इसका परिमाण लो यार, सॉरी। तो आई कैप जे कैप के कैप का परिमाण होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, 3 का रूट, 3 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का, तो 3 का रूट, अब इसका आएगा 3 का रूट का क्यूब, यानी ये होता है 3, एक बार 3 गुणा 3 करेंगे तो 3, और एक बार रूट 3, ऐसे तो 3 नाम 3×7=21, 3×8=54, ये कट जाएगा 18, 18×3=54, तो बराबर आएगा -18 इंटू 10⁹ रूट 3। ये वो सॉरी, मैंने वेक्टर में घटाया नहीं, वो मैंने डायरेक्ट घटा दिया, सॉरी इसके लिए। ये डायरेक्ट नहीं घटते हैं वेक्टर, कभी सीधे थोड़ी घटेंगे यार, वेक्टर सीधे नहीं घटते हैं, ऐसे ही निकालना है अपन को ये वेक्टर वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो जाता है ना। एक दो और ट्राई करेंगे अपन और समझेंगे। अब क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, मैं देखता हूँ दूसरी नोटबुक में हुआ तो मैं कराऊंगा एक और।
देखो एक क्वेश्चन है कि दो आवेश है ना, एक प्लस क्यू कूलम एक माइनस 3 कूलम है ना, माइक्रो कूलम में है। ठीक है, इसने बोला है कि दो कूलम है, एक तो है प्लस 2 माइक्रो कूलम और एक होता है माइनस 3 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। क्या होता है माइक्रो कूलम? इतना छोटा कूलम लिया है अपने, है ना, इतना कूलम है। और ये तो रखा हुआ है 2,3 पर और ये रखा हुआ है 5,7 पर। ठीक है, तो अब अपन को वेक्टर लिखना है इन दोनों का। तो ये दोनों, इनके बीच में जो ये आर वेक्टर है, ये आर, ये इन दोनों का क्या है? ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है। r1 क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप। r2 क्या है? 5i कैप प्लस 7j कैप। अब अपन को f बल लिखना है, इन दोनों के बीच का बल लिखना है। कौन सा बल लिखना है? तो किस, देखो इसने कहा है तो -3 कूलम आवेश पर लगने वाला बल सदिश के रूप में लिखो। 3 पर लगना है, 3 पर 2 के कारण बल लिखना है अपन को, वेक्टर के सदिश रूप में लिख दिया। ठीक है, अब k क्यू किसका क्यू बनाएगा? -3 का आएगा, है ना। एक तो -3 माइक्रो कूलम में है और इधर है मल्टीप्लाई में +2 माइक्रो कूलम में, है ना। माइक्रो कूलम में माइक्रो है ना, माइक्रो भी लिखना होगा। अब इसका आर वेक्टर आता है, यहाँ आर वेक्टर लिखो, r3 2 वेक्टर, और इधर लिखो आर वेक्टर का परिमाण, है ना। अब इस आर वेक्टर का परिमाण कैसे लिखे? इन दोनों वेक्टरों का पहले तो योग r3 2 वेक्टर, मतलब ये 3 है, ये 2 है ना, 2 है ना, ये 3 का है, ये 2 का है ना। तो इस 3 2 को कैसे लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे कि अब देखो माइनस का आ जाएगा 3 2 दिया 6 6। माइक्रो को लिखते हैं 10⁻⁻⁶ में। किस में लिखते हैं? 10⁻⁻⁶ में दो बार है, दो बार है ना, एक 10⁻⁻⁶ और एक 10⁻⁻⁶। ये दो बार माइक्रो कूलम है, दो बार, इसलिए दो बार। अरे ऐसे कर दो ना, k इंटू -3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, है ना, क्योंकि है ना, और 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम बटे आर वेक्टर। अब देखो इन दोनों का पहले सदिश लिखो। सदिश क्या आएगा? एक तो है 5i कैप प्लस 7j कैप, इसमें से घटाना है अपन को 2i कैप प्लस 3j कैप। घटाना नहीं सिखाया मैंने, घटाया सिखाया। 5 में से ये गया, 2 गया तो 3i कैप प्लस 7 में से 3 गया तो 4j कैप, है ना। ये तो बचा वेक्टर, तो इसको तो लिखो यहाँ 3i कैप प्लस 4j कैप, ये तो वेक्टर में लिख दिया। अब इसका परिमाण लिखना है अपन को यहाँ, है ना, परिमाण बटे में। तो परिमाण क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, ये परिमाण होता है। तो 3 दिया 9 प्लस 4 चक्कू 16, कितना हो गया? 25, यानी 5। तो ये इधर आ जाएगा 5। तो की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ये होगा -3 इंटू 10⁻⁻⁶, ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ये है 3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5। ठीक है, तो ये देखो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, 6 नाम, कितना बचा भाई? 54। माइनस का तो 54 इंटू देखो 6 से तो गया 3 बार, प्लस का 3 बचा, 3 से गया -3 इंटू 10⁻⁻³ बटा 5, और इसकी ये हो जाएगी डायरेक्शन 4j कैप। ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपन। बिल्कुल समझ में आई बातें? समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी, है ना। चलो ये एक और वेक्टर का क्वेश्चन कर लिया अपन ने। अब अपन देखते हैं, अपन क्या देखते हैं? सीमित अब अपन देखते हैं, देखो आवेशों का सतत वितरण, इतना समझ लो, फिर मैं अब आगे की चीजें कल पढ़ाऊंगा। अब देखो
देखो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। देखो अपन ने वहां देखा था रेखीय द्रव्यमान घनत्व देखा था प्लस वो एम द्रव्यमान घनत्व प्लस 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 रेखीय द्रव्यमान घनत्व देखा था, वो था सिग्मा लैम्बडा बराबर एम बाई एल। अपन ने देखा था पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व एम बाई ए, है ना। अपन ने देखा था रो आयतन आवेश ए बाई एम बाई वी आयतन देखा था, है ना। ऐसे ही होता है रेखीय आवेश घनत्व, जो एक पट्टी इन पर होता है, एक तार पर होता है, उसे कहते हैं लैम्बडा बराबर क्यू बाई एल रेखीय आवेश घनत्व। अगर कोई सतह हो, चपटी सतह हो, वर्गाकार सतह हो, मतलब सतह हो एक जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाए ए, उसके लिए होता है सिग्मा आवेश घनत्व एम बाई और क्यू बाई ए। अगर कोई गोला हो, है ना, गोला हो इनके लिए लिया जाए तो उसके लिए गोले के लिए आयतन लिया जाता है तो रो बराबर होता है क्यू बाई वी आयतन आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व। और ये होता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, 3 प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं, ग्रेविटेशन में भी होते थे, यहाँ भी होते हैं। अब देखो आगे सीमित लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे अपन। अब देखेंगे अपन क्या देखेंगे, सीमित किसके कारण, सीमित लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन में सीमित लंबाई के तार के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बताया था। तुम्हें क्या बताया था, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तुम्हें याद होगा भाई, बिल्कुल। देखो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बताया था मैंने तुम्हें, ऐसे देखो एक ऐसे ये पट्टी बना दी थी, तार बना दिया था, इसके कारण आर दूरी पर यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बताया था ई बताया था। वो था कि नहीं बताया था तुम्हें, नहीं बताया था भाई, नहीं बताया था मैंने, नहीं बताया था। पर यहाँ देख लो, तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, सीमित लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र में यहाँ बता रहा हूँ, ये तुम्हें देखना है। देखो सीमित आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। देखो एक सीमित आवेशित तार लो, ये तार लिया आपने, है ना। मैंने तुम्हें यार बताया था, शायद नहीं बताया था, शायद ए पी ये आवेशित तार है ना, आवेशित तार है सर, ये आवेशित तार है, क्या है, आवेशित तार है। अब ये इसकी लंबाई कितनी है, एल। अब इस लंबाई पर जो आवेश लगा है वो मान लो आवेश है टोटल क्या है, क्यू। अब क्यू आवेश है तो इसे अपन को लैम्बडा घनत्व में लेना होगा। क्या लेना होगा, लैम्बडा घनत्व में। किस में लेना होगा भाई, घनत्व में, है ना। तो देखो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरह, इस पी बिंदु पर, मैं पी बिंदु पर ले रहा हूँ, समझो। इस पी बिंदु पर अगर मैं यहाँ एक छोटा अल्प आवेश मानूं, dx मोटाई का अल्प आवेश माना, है ना, अल्प आवेश माना, उस पर dq आवेश था, उसके कारण बिंदु आवेश हो गया वो dq। तो इसके कारण p पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पी बिंदु पर टेस्ट चार्ज लूंगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इधर, ई होती है, ई, है ना। अब मैं ऐसे ही इस बिंदु को यहाँ लूं तो इसके कारण इससे सतह पे इस क्यू आवेश, क्यू नॉट आवेश के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसके कारण इधर। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों के कारण हर तरह से डायरेक्शन इधर ही होगी। लास्ट पॉइंट ये है, इसका लास्ट पॉइंट ये है, इसकी डायरेक्शन ये। तो ये दो वेक्टर बना दो, ये E1 वेक्टर बना दिया, ये E2 वेक्टर बना दिया, इसका जो इधर निकलेगा वो E नेट हो जाएगा और वो इसकी डायरेक्शनल फील्ड हो जाएगी। यहाँ से ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है ना, इसको थीटा लो चाहे इसको ले लो, ये थीटा 1 है ना, ये थीटा 2 कोण, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 कोण बने। और ये डायरेक्शन हो गई डी, ये दूरी हो गई डी, है ना, इस दूरी पर। तो जो ई नेट आता है ना, वो ये समांतर दिशा में ई नेट आता है, सीधी दिशा में, यानी समानांतर, समानांतर नहीं, लंबवत, लंबवत इस सतह के लंबवत ही तो है ये तो सतह ऐसी है, ये इस तरह है लंबवत। ई जो नेट आता है ई लंबवत, ई लंबवत होता है
के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये याद ही रखना है, ये होता है, ठीक है। कैसे होता है, बहुत लंबा डेरिवेशन है, क्या करोगे करके बताओ। और इसका जो समानांतर आता है, समानांतर इसके कारण इस दिशा पे जो समानांतर आता है, क्योंकि दो घटक होते हैं भाई इनके, दो घटक होते हैं ना, तो ई नेट आता है जो इधर आएगा, इधर इधर ई समानांतर, इस ई समानांतर होता है भाई के लैम्बडा डी बाई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ये याद ही रखने हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें भाई, क्या करने हैं, याद ही रखने हैं। अगर कोई तरीका मिलता है तो मैं खुद बता दूंगा। अब ये तुम्हें याद ही रखने हैं, समान ई लंबवत का, ई समानांतर का, ये कि ये ही तुम्हारे वो चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें ऐसा ही चुंबकीय तार होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें, है ना। ये मैग्नेट है, ये एक खड़ी मैग्नेट है, इसके कारण इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो इधर भी एक मैग्नेटिक फील्ड इधर निकलेगा लंबवत इधर, और इधर ये, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के की जगह वहां मैग्नेटिक वो आ जाएगा, बस कैसे आएगा मैग्नेटिक, उसमें कोष्टक में वो कोष्टक में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ही रहेगा। बस ये के तो यहाँ गुलाम नियतांक है, वहां विद्युत चुंबकशीलता आ जाती है। के की वैल्यू क्या होती है, यहाँ के की वैल्यू क्या होती है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है ना, ये माध्यम की विद्युतशीलता, उसमें के नहीं होता, उसमें होता है 1/4 पाई। ये माध्यम की विद्युतशीलता, वहां माध्यम की और निर्वात की चुंबकशीलता आ जाती है, उसे कहते हैं म्यू नॉट से। तो उसकी के की जगह यहाँ जो एम लंबवत ये आएगा, एम लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे बी से कहते हैं, बी बी से डिनोट करते हैं। जो बी आएगा वहां वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह म्यू नॉट, है ना, और लैम्बडा वही आवेश घनत्व, है ना, और डी डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड, पर उसमें की जगह ऐसे लिखा जाता है कि इसकी माध्यम की चुंबकशीलता, और ऐसे ही वो बी जो समानांतर आएगा वो भी यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन म्यू नॉट लैम्बडा डी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 सेम होगा। अब ये भाई ये थ्योरी से निकाले जाते हैं पूरी प्रोसेस से, तो वो अपन को याद नहीं रखना है भाई, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। देखो यहाँ भी पढ़ेंगे अपन, और इसे सेम टू सेम उसमें पढ़ेंगे, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में सेम टू सेम बायो सावर्ट का नियम पढ़ते हैं ना, उसके उसमें पढ़ेंगे अपन बायो सावर्ट के अनुप्रयोगों में। तो देखो एक बार मैं इसे तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ। मतलब ये एक आवेशित तार है ना, इसे अपन सिद्ध करेंगे किससे, इसे सिद्ध कर सकते हैं अपन गाउस के नियम से। गाउस का नियम पढ़ते हैं ना, उससे सिद्ध करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अभी तो तुम रट लो। तो देखो इससे इस पॉइंट पर निकाल रहे पी बिंदु पर, तो इसके कारण इधर E1, इसके कारण इधर E1 E2, है ना। तो इसके कारण जो ई लंबवत आता है वो है के लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो एकांक आवेश घनत्व कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एकांक या रेखीय आवेश घनत्व, है ना, रेखीय आवेश घनत्व डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये जो ई समानांतर आ रहा है ये है के लैम्बडा डी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। याद हो जाएगा तुम्हें, थोड़ी देर में याद हो जाएगा। अब अपन को इसकी डायरेक्शन लिखना सीखना है, ई लंबवत की डायरेक्शन लिखना सीख लेते हैं। किसकी, ई लंबवत, यानी इसकी। देखो अगर पट्टी का धनावेशित है, यानी तार है, ये तार बना रहा हूं मैं, पट्टी नहीं भाई, पट्टी तो पृष्ठीय क्षेत्र फैला जाता है उसका। तार अगर धनावेशित है तो हर बिंदु पर उसकी जो ई लंबवत है बाहर की तरफ होगा। किधर होगा, बाहर की तरफ। क्यों होगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्यों होगा, कारण यह है कि जो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। लेकिन अगर यह तार नेगेटिव चार्ज है तो हर बिंदु पर इधर इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इधर इसकी लंबवत डायरेक्शन इधर होगी। ई लंबवत लिखना सीख गए। अगर ई समानांतर लिखना है अपन को, ई समानांतर, तो देखो ई समानांतर लिखना है अपन को, है ना। तो
ई समानांतर लिखने का तरीका सीधा सा है, तार लो, तार पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पूछा गया है, किस बिंदु पे पूछा गया है वो निर्भर करता है। अगर ई समानांतर जिस दिशा मतलब अगर दोनों में दूरी बराबर है तो ई समानांतर जीरो होता है। क्या होता है? दोनों थीटा बराबर है तो ई समानांतर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। ये cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस तरह थीटा फिक्स ले लूं इस जगह पे, और ये जो थीटा एंगल आ रहा है मान लो बिल्कुल बराबर तार है, बराबर तार है, इधर की लंबाई बराबर, ये लंबाई बराबर, ये लंबाई बराबर, इस बिंदु का बराबर, तो ये जो थीटा है ये थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो जाएगा। तो देखो इसका समानांतर आएगा जो ई समानांतर वो होता है के लैम्बडा डी बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब थीटा 1 ये थीटा ही है और ये थीटा 2 भी थीटा ही है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो जीरो हो जाएगा। तो ये समानांतर का तो तभी होगा जब तार की लंबाई यानी तार है जो छोटा बड़ा होगा। कैसा होगा? छोटा बड़ा। तो मान लो ये धनावेशित तार है ना, इससे इस इधर की तरफ इस पॉइंट पर, तो देखो इसके कारण तो इधर, इसके कारण इधर। अब थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग होंगे, अब थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग होंगे, है ना, तभी लिखा जाएगा, है ना। अगर थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग होंगे तभी लिखा जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया अपना थीटा 1, ये हो गया थीटा 2। अगर देखो थीटा 1 ज्यादा है तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos 90 जीरो होती है और cos 0 1 होता है, तो cos थीटा घटेगा, cos थीटा 1 घटेगा। अगर थीटा 2 कम है तो cos थीटा 2 बढ़ेगा। तो देखो इसका अगर अपन लिखें ई लंबवत तो के लैम्बडा बाई डी, है ना। ये सब चीज तो फिक्स है, डी फिक्स है, के फिक्स है इसका, और लैम्बडा फिक्स है, आवेश घनत्व क्यों आवेश है इस पर, लैम्बडा आवेश घनत्व है वो फिक्स है। तो अब देखो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब देखो ये देखो इधर बड़ा एंगल, बड़ा एंगल इधर, ये देखो अगर ये बिल्कुल छोटा हो जाए तो ये थीटा 90 के लगभग करीब हो जाएगा, मतलब थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 छोटा है। समझ में आ रही है बात? अगर ये बिल्कुल छोटा हो जाए तो ये तो 90 हो जाएगा बिल्कुल। अगर इसे और घटाते जाए घटाते जाए तार को, क्योंकि यहाँ ले आए इस तार को घटा ऊपर खींचते खींचते इधर ले जाए तो ये तो यहाँ जाएगा, तो ये तो 90 के बराबर, मतलब ये थीटा छोटा है ये बड़ा है, ये थीटा ये क्या है? ये 90 के करीब का थीटा है ना। जितना सीधा होगा उतना ही ज्यादा होगा। अरे यार इधर देखो ये तार है, अभी तो अपन ने इस तार पे देखो यहाँ कर रखा है ये, है ना, ऐसे। अगर मैं इसको इस तार इस पॉइंट को इधर ले आऊं बिल्कुल इधर, तो अब देखो ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है, ये कितना हो गया भाई? ये थीटा इतना और ये इतना सा रह गया, यानी ये तो 90 के करीब आ गया, जीरो के करीब आ गया। ये थीटा 2 तो जीरो के करीब आ गया, थीटा 2 तो जीरो के करीब आ गया ना, बिल्कुल थीटा 2 बिल्कुल जीरो के करीब आ गया। थीटा 2 किसके करीब आ गया? ये थीटा 2 जीरो के करीब, मतलब थीटा 2 कम है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब थीटा 1 बड़ा है तो cos थीटा कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। अब ये नेगेटिव वैल्यू तो ई समानांतर की ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू। तो अब इसकी डायरेक्शन देखो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है इधर, अगर और ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी। अरे रुको रुको, तो इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी? थीटा 2 की तरफ होगी, ओवरऑल वैल्यू जो ज्यादा है उसकी तरफ। भाई क्या कर रहा हूं मैं? अरे यार नहीं आ रहा है समझ में, सच में मेरी खुद के नहीं आ रहा, मैं कल खुद करके बताऊंगा यार, अब छोड़ो।